यदि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसपी और कलेक्टर गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करवाते तो जिसने एट्रोसिटी की है उसको तो क्रिमिनली चार्जशीट करना ही करना। इन अफसरों के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल चार्जशीट होना चाहिए। कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सा दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का नेता यहां पर मौजूद था और कौन नहीं था, और जो नहीं था उन सबके कपड़े उतारे जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के दौरान काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसके खिलाफ की लड़ाई में हम लोग यहां बैठे हैं। यह कहा है गोलवलकर जी ने कि किसी जमाने में हमारे पुरखों ने ऐसी परंपरा खड़ी की थी कि भारत की सभी जाति की विवाहित महिलाओं की पहली संतान नंबूद्री ब्राह्मण से करवाते थे और तब तक उसे संतान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। आरएसएस के लेखक गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, इस किताब में, जिसको गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा, उसमें लिख रहे हैं कि यदि विवाहित महिला पे बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उसे, और पता चलने पर उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। अब पता चल रहा है कि मणिपुर में ये क्यों चुप है। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 1 साल के भीतर 67,000 सरकारी स्कूल बंद करने वाले हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कि नए सिरे से मनुस्मृति को लागू करेंगे। नए सिरे से मनुस्मृति लागू हो चुकी है। लक्ष्मण यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब मंडल कमीशन वाला आंदोलन चल रहा था तब मंडल के खिलाफ, सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ यहां पर कुछ मनुवादियों ने क्रांति चौक खड़ा किया था। और आज मैं गुजरात से चलकर यह कहने के लिए आया हूं, उसको उल्टा करने के लिए, मनुस्मृति के खात्मे के लिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने दोबारा क्रांति चौक यहां पर खड़ा किया है। अंबेडकर चौक खड़ा किया है। 108 दिन, साथी ने बताया था, बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि किसी भी समाज की कितनी तरक्की हुई उसका मापदंड क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो बहनों ने क्या तरक्की की, महिलाओं की क्या तरक्की हुई, उनकी क्या प्रगति हुई, उससे पता चलेगा। ये कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे बीच में जिंदा होते तो आज डॉक्टर रितु के साथ खड़े होते। साथियों, जैसा कि मेरे पहले रतनलाल जी से लेके सभी साथियों ने, राहुल नागपाल जी ने, सभी ने बताया, ये केवल रितु का मामला नहीं है। रितु का मामला तो बहुत साफ है। उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी इन मनुवादियों की पुलिस ने खुद कर दिया है। तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, तभी तो एफआईआर हुआ है, तभी तो चार्जशीट हुआ है। एट्रोसिटीज एक्ट का प्रावधान साफ तौर पे कह रहा है, यदि आप दलित और आदिवासी नहीं, और दलित और आदिवासी के हित को, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी मामला जाए, उस प्रकार का फर्जीवाड़ा आप करते हो तो वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत वो मुकदमा होता है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट से इतने 60-70 सालों के दौरान इस मुल्क की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है, उसका ये इंसल्ट है कि इस मोहतरमा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा, जस्टिस काजू और ज्ञान सुधा मिश्रा के जजमेंट में, कि यदि एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही और उस मामले की शिकायत किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और आईओ के सामने यह कंप्लेन किया जाए कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, और उसके बावजूद यदि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसपी और कलेक्टर गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करवाते तो जिसने एट्रोसिटी की है उसको तो क्रिमिनली चार्जशीट करना ही करना।
इन अफसरों के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल चार्जशीट होना चाहिए। लेकिन अब तो कानून कहां रहा है। मैंने एक ट्वीट किया और सीधा 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में। आज प्रोफेसर रतनलाल जी के खिलाफ क्यों मुकदमे हो रहे हैं? क्यों मुझे आसाम की जेल में डाला? क्यों ऋतु को टारगेट किया गया? भाई ये वही तो लोग हैं जो दलित समाज की, बहुजन समाज की एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। अभी मैं 6 दिसंबर से मुंबई गया था। चैत्य भूमि की जगह पर मुझे पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटा लगा, और वो भी अगर गाड़ी में पहले स्टिकर चिपकाया था विधायक गुजरात से, तब जाकर जा पाया। 3 दिन तक महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं, बहनें माताएं सर पर अनाज की बोरी रखकर आती है, और कितना 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन सड़क पर लंबी कतार में खड़े रहते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के दर्शन के लिए। तो ये तो इमोशन है। लक्ष्मण यादव का काम ये है, रतनलाल जी का काम ये है, रितु सिंह का काम ये है कि उस इमोशन को विचारधारा में परिवर्तित करे। इस बात का इनको तकलीफ है। ये गांवों में, तहसीलों में, भारत भूमि के एक कोने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक जो कट्टर मोहब्बत है, दिलों में जो प्यार है, उस प्यार को इमोशन से ऊपर उठकर संसाधनों के बंटवारे की ओर ले जाना, सत्ता में भागीदारी की बात सिखाना, यह काम डॉक्टर रितु कर रही थी। उस बात की उनको चुभन थी। लक्ष्मण यादव जी को इसलिए निकाला, डॉक्टर रितु सिंह को इसलिए टारगेट किया, रतनलाल जी के लिए इतनी मुश्किलें इसलिए बढ़ती रहती, इतने मुकदमे इसलिए होते हैं कि यही तो वो लोग हैं जो नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, 6 दिसंबर मनाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं, फूले की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, इंकलाब जिंदाबाद करते हैं, ये बताते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पे सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी को तैयार करना मनुवाद के खिलाफ, उस बात की तकलीफ है। ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ की है। और आज इस मुल्क में जो चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो ये कुछ नहीं, काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग 2 चल रहा है। 3-3.5 हजार साल पहले जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस व्यवस्था में हम लोग बिखर गए, पूरी भारत भूमि, और उसके खिलाफ एक व्यापक स्तर पर सबसे बड़ा इंकलाब किसी ने किया तो उस शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। मनुवाद को नेस्तो नाबूद किया गौतम बुद्ध ने। अपना साहित्य तैयार किया, भिक्षुक तैयार किए, बुद्ध के विहार खड़े हुए, बुद्ध का विचार खड़ा हुआ, और केवल भारत नहीं, पूरी साउथ एशिया में फैला। गुजरात के जूनागढ़ में से भी बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, और उड़ीसा से भी निकलती है, इंडोनेशिया में भी मिलती है, ईरान में भी मिलती है। लेकिन इस गौतम बुद्ध की मानवता की, जातिवाद को खत्म करने की क्रांति के खिलाफ और एक नए सिरे से मनुवादी लोग एकत्रित होकर बुद्ध की क्रांति को खत्म किया, बुद्ध के विहारों को खत्म किया, उसके भिक्षुकों को खत्म किया, और इसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं वो थी प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन। और उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने नए सिरे से एक भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ। कोई रविदास निकले जो कहते हैं कि ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, दलितों को नहीं, मिले सभी को अन्न। ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उसी शैली में कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मनुवादियों के एजेंडा को क्रांति के जरिए गौतम बुद्ध ने खत्म किया, और उस गौतम बुद्ध की विरासत को दोबारा मनुवादियों ने काउंटर रेवोल्यूशन करके खत्म किया। उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने खड़े हुए और एक बार रविदास, नानक, कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, सूफी संत और भक्ति आंदोलन के सारे लोग। 600-800 साल ये क्रांति चली, लेकिन उसमें
पॉलिटिकल तड़का पहली बार किसी ने दिया तो वो दिया ज्योतिबा फूले ने। उसको पॉलिटिकल तड़का दिया रामास्वामी पेरियार ने। वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय तड़का लगाया डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। और उन्हीं दिनों के दौरान सभी जाति धर्म के, सभी स्ट्रीम्स के, सभी प्रवाहों के, सभी रंगों के लेकर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसकी भी कुछ विरासत सेलिब्रेट करने जैसी है। और उसके बाद इन सभी की फिलोसॉफी को, सभी के विचारों को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पिरोया। और वो संविधान धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहा था। पहले जो मनुष्य की व्यवस्था थी वो कह रही थी कि एक ही समुदाय का नॉलेज पे कंट्रोल रहेगा, पढ़ेगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान ने कहा नथिंग डूइंग, अब कोई ऋतु सिंह यूजीसी की चेयरमैन भी बनेगी, गेट लॉस्ट। जमीनों के ऊपर केवल एक ही जाति के लोगों का कब्जा था। संविधान ने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा गेट लॉस्ट, अभी जमीनों का आवंटन होगा, एक एक जिलों में होगा, एक एक तहसील में होगा। और उसके कारण हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। वैश्य समाज का ही कब्जा रहेगा सारे बिजनेस के ऊपर। अब कोई प्रोफेसर रतनलाल या उनका चचेरा भाई भी पटना के, दिल्ली के किसी मॉल में एडिडास का शोरूम भी कर सकता है। ये जो संविधान के कारण एक नई क्रांति शुरू हुई थी, उसके खिलाफ पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के दौरान काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसके खिलाफ की लड़ाई में हम लोग यहां बैठे हैं। इनको इसलिए निकाला जा रहा है, ये बता रहे हैं कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। पेरियार ने कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, फूले ने क्या कहा और गोलवलकर ने क्या कहा। आज ये भारत की बेटी हमारे बीच में खड़ी है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां, एथलीट बहनें महीनों तक बलात्कार की कंप्लेंट को लेकर बैठी रही। बहुत से लोगों को ये ख्याल आया होगा कि इतना जबरदस्त मुद्दा महिलाएं कह रही है कि बलात्कार हुआ, फिर भी मोदी की सरकार उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही है। उससे तो इलेक्टोरल लॉस हो सकता है, चुनावी राजनीति में नुकसान हो सकता है। मदारी को विश्वगुरु बनना है तो उसकी इमेज को भी धब्बा लग सकता है, फिर भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्यों। तो मैं पढ़ रहा था 1960 में गोलवलकर, आरएसएस, मोदी और भाजपा के गुरु गुजरात आए थे। और 1960 में अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञान विभाग में उन्होंने एक लेक्चर लिया। और रतनलाल जी उस लेक्चर में ऐसा कहा कि प्राणियों में क्रॉस ब्रीडिंग के संकर प्रयोग करने की आज लोगों में हिम्मत होती है, लेकिन इंसानों में ऐसे प्रयोग करने की हिम्मत नहीं। लेकिन किसी जमाने में आरएसएस के, भाजपा के, मोदी साहब के गुरु गोलवलकर के शब्द सुनिए, और ये डॉक्यूमेंट किया है, रिपोर्ट किया है 2 जनवरी 1961 के दिन ऑर्गेनाइजर ने। ये कहा है गोलवलकर जी ने कि किसी जमाने में हमारे पुरखों ने ऐसी परंपरा खड़ी की थी कि भारत की सभी जाति की विवाहित महिलाओं की पहली संतान नंबूद्री ब्राह्मण से करवाते थे, और तब तक उसे संतान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। अब सोचिए। तो कहना ये चाहता हूं कि गुरु के ये संस्कार है तो चेले के क्या होंगे, ये समझ लीजिएगा। आज गुजरात से चलकर ये कहने के लिए आया हूं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, रेलवे स्टेशन पे मिलेगी। तो पढ़ रहा था बीच में, तो उसमें सवाल जवाब का फॉर्मेट है। उसमें लिखा है कि विवाहित महिला के ऊपर बलात्कार हो तो क्या करना चाहिए। जवाब, आरएसएस के लेखक गृहस्थ जीवन में कैसे जिए इस किताब में, जिसको गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा, उसमें लिख रहे हैं कि यदि विवाहित महिला पे बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उसे, और पता चलने पर उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। अब पता चल रहा है कि मणिपुर में ये क्यों चुप है। तो ये लड़ाई साथियों, इस प्रतिक्रांति के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इन लोगों ने देखा कि ये धरने को फंड कौन कर रहा है, ऋतु जी के गुजरात में जिग्नेश दलितों का जो आंदोलन कर रहा है उसमें चंदा कौन दे रहा है। तो पता चला कोई ओएनजीसी का एम्प्लॉई है, कोई आईयूसी का एम्प्लॉई है, कोई बैंकर है, कोई एलआईसी का एजेंट है, कोई एलआईसी का कर्मचारी है, कोई पटवारी है, कोई कांस्टेबल है, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर है, कोई टीचर है।
ये पूरा मिडिल क्लास कहां से तैयार हुआ, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है इन संघियों ने। तो पता चला कि ये सारे लोग बिहार के या गुजरात के किसी गांव के छोटी स्कूल में तैयार हुए। तो अब क्या हो रहा है प्रतिक्रांति के दौर में, महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 1 साल के भीतर 67,000 सरकारी स्कूल बंद करने वाले हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मतलब कि यदि दलित समाज का कोई एमपी, एमएलए, ओएनजीसी और आईओसी का कर्मचारी, कोई एडहोक का प्रोफेसर या परमानेंट प्रोफेसर, कोई आईएएस और आईपीएस यदि सरकारी स्कूल में जाकर तैयार हुआ है तो सरकारी स्कूल ही बंद कर दो और प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ाओ कि कोई आदिवासी, डीएनटी और दलित मजदूर का बेटा या बेटी सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले ही ना पाए। राइट टू एजुकेशन उसको केवल कागज पे रखो। स्कॉलरशिप मिलती है, थोड़ा बहुत भी टिक जाते ये लोग कैसे, तो पता चला स्कॉलरशिप इनको मिलती है। मोदी साहब की मेहरबानी से 4 साल तक 50 लाख से ज्यादा दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ब्लॉक कर दिया। और फिर आप विश्वविद्यालय में आते हो तो रितु की तरह उसको टारगेट करो, रतनलाल की तरह उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। यानी कि ये पूरी एक प्रकार से जो 15-20 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं अम्बेडकरवादी साथियों से कि नए सिरे से मनुस्मृति को लागू करेंगे, नए सिरे से मनुस्मृति लागू हो चुकी है। और हम तमाम लोगों का एक ऐतिहासिक कर्तव्य है कि चाहे आप प्रोफेसर हो या विधायक हो, एक नहीं 17.5 बार आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, न्याय के लिए, समानता के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए। ये केवल व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट करने से या फेसबुक की वॉल पर कुछ लिखने से नहीं होगा। ये बहुत अलग दौर में हम लोग गुजर चुके हैं। ये लोग घर के अंदर घुसकर आने वाले दिनों में अम्बेडकरवादियों को टारगेट करेंगे। ये लोग फिजिकल वायलेंस भी कर सकते हैं। 25, 35, 40, 50 साल के दौरान इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने जो हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटे हैं, ये अग्निवीर की जो सेना खड़ी हो रही है, ये ऐसे ही नहीं है। यशवंत सिंधे नाम का एक आदमी नांदेड़ की, महाराष्ट्र की कोर्ट में एफिडेविट करता है। क्या करता है एफिडेविट में? हम लोग बम बनाते थे, हिंदू बस्तियों में फेंकने के लिए बम बनाते थे और उस बम बनाने की प्रक्रिया में केमिकल ब्लास्ट होने के कारण हमारे आरएसएस और वीएचपी के लोग मारे गए। ये क्या चल रहा है आप सोचिए। सत्यपाल मलिक जो इतने दिनों से बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव के पहले ये लोग अपने ही पार्टी के किसी नेता को मरवाना चाहते हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ का मामला खड़ा करेंगे, पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग करके दुबई में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे युद्ध की बात को फैलाया जाए, एक वॉर मॉन्गरिंग खड़ा किया जाए। तो तमाम साथियों से गुजारिश है, इस प्रकार के एक भी रैली या धरने को मत छोड़िए। हर कीमत पर हमारे संविधान को बचाना है, हर कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना है। तो आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर रितु के समर्थन में आके खड़े रहें। रितु तो केवल माध्यम है, उसके कारण पूरे मुल्क में यह संदेश गया कि दलित समाज की बेटियां अब इस मुल्क में खड़ी हो चुकी है, जो सत्ता की गर्दन पकड़ेगी और सत्ता से सवाल पूछेगी, सत्ता की छाती के ऊपर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेगी। रितु के इस धरने के कारण यह मैसेज गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल रतनलाल या लक्ष्मण यादव नहीं, कम से कम दूसरे 2-2.5 हजार दलित, आदिवासी, ओबीसी और डीएनटी समुदाय के प्रोफेसर को निकाल दिया गया है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि यही तो वो लोग हैं जो 7 करोड़ गोलवलकर के बजाय भगत सिंह, फूले और पेरियार की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आज साथियों, रतनलाल जी ने भाषण भी दिया और क्लास भी ली, अच्छा किया, प्रोफेसर का ये काम भी है। हमारा पॉलिटिकल क्लास इतना निकम्मा हो चुका है कि सड़क पर तो नहीं ही उतर रहा, पार्लियामेंट और असेंबली में भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 2 अप्रैल का भारत का जो बंद है वो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन में मानता हूं, और इसलिए उसमें किसी भी नेता ने कॉल नहीं दिया था
किसी भी नेता का, पॉलिटिशियन का चेहरा उसमें नहीं था, किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर। और फिर भी सरकार के खिलाफ भारत के इतिहास का एक ऐसा बंद हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। उन सड़क पर उतरने वाले भीम सैनिकों और अंबेडकरवादियों के बीच में एक 5 MP MLA भी इस मुल्क के नहीं थे। इस बात को भी हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। हमको हमारे तमाम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हो, तमाम MP MLA के ऊपर उतना प्रेशर तो बनाना ही चाहिए कि हमारे मुद्दे पर या तो बोले या तो घर वापसी की तैयारी कर ले। इतना प्रेशर यदि हम अपने ही समाज के नेता के ऊपर नहीं बना पाएंगे तो मोदी जी से हम लोग क्या सवाल कर लेंगे? ये 108 दिन कोई मजाक होता है? भारत के इतिहास में कितने ऐसे धरने दलित बहुजन समाज की बेटियों ने किए होंगे जो 100 दिन चले। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत को पूरे भारत के कोने कोने में ले जाने का आज हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले अब तमाम साथियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, आज के दिन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के MP MLA को कॉल दिया जाए, आइए एक नाइट यहाँ पर रुकिए, इस धरने पे एक नाइट आप बिताइए, रितु के साथ बैठिए, रतन लाल जी के साथ बैठिए, लक्ष्मण यादव के साथ बैठिए, उन तमाम लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि इतना भी तुम्हारे अंदर जमीन नहीं तो जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा, उनके इलाकों में जाकर उनकी घर वापसी कराए, उनको चुनाव में हरवाए, ऐसा भी हमारा आयोजन होना चाहिए। बिना उसके उनकी भी नींद नहीं उड़ेगी। तो एक ऐसे कॉल देना चाहिए कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब भी आपकी टीम, प्रोफेसर साहब, नागपाल जी, सब लोग साथ में मिलकर एक दिन तय करते हैं। भाषण उन दिन नहीं करोगे तो चला गया, यहाँ आकर एक नाइट आप बैठिए, एक पूरा दिन 24 घंटा रहिए और फिर पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सा दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का नेता यहाँ पर मौजूद था और कौन नहीं था, और जो नहीं था उन सबके कपड़े उतारे जाए। इन मोहतरमा रोई के बारे में तो केवल इतना कहना चाहूंगा, आप भी महिला है, आपके ऊपर तो क्या है, आपको तो एक ही मन कर रहा है कि मनुस्मृति की कॉपी आपको गिफ्ट कर दूं। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक महिला होकर दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर रहे, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ उन 35 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं है। वो 35 बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो स्टूडेंट। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको बता दूं, विधायक तो हूं लेकिन वकील भी हूं, सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट की आपके लिए ही बनी है, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है, यदि कोई इफ somebody is willfully neglecting the duty, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो साथियों, खाली पड़े सारे यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज के तमाम सरकारी पदों को भरा जाए। इस मुल्क के सभी स्टेट में कितना बैकलॉग है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उस तमाम बैकलॉग को भरा जाए, उस बैकलॉग को आरक्षण की नीति के साथ सही स्पिरिट से लागू किया जाए। और जाति जनगणना का मुद्दा हम तमाम लोगों को इसलिए भी उठाना चाहिए कि पता तो चल गया कि दलित कितने हैं उस मुल्क में, आदिवासी कितने हैं। अरे 48% निकलेंगे ओबीसी या 54% निकलेंगे, लेकिन रफ आइडिया तो हमको भी है ना, बिना जनगणना के। लेकिन जनगणना इसलिए करवानी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, इन वंचित समुदायों की जनगणना हो, उसके बाद असली एजेंडा खड़ा होगा। और असली एजेंडा ये होगा, क्या बताइए कि इस मुल्क के न्याय तंत्र में कितने ओबीसी, आदिवासी और दलित है। अब बताइए कि इस मुल्क में कितने दलित, आदिवासी, ओबीसी के पास जमीन है। अब बताइए कि इस मुल्क में माइनिंग के ठेके, बड़े बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं। मामला, असली लड़ाई तो संसाधनों की है, असली लड़ाई तो शोषण के खिलाफ की है। और जैसे कि रितु ने कहा कि लड़ाई किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ है। और इसीलिए इस बात को भी स्पष्ट करता हूं, यदि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 300 ब्राह्मण समाज के मजदूर हैं, और यदि उसका शोषण करने वाला मालिक दलित है तो उसके खिलाफ भी है। यह है अंबेडकरवाद।
ये है हमारी सोच। ये अलग बात है कि उसका नंबर बाद में रखेंगे, उसका कार्यक्रम बाद में लगेगा, लेकिन हम सारे शोषण के खिलाफ खड़े हो, सारे अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़े हो। साथ ही डॉक्टर रितु के लिए एक जबरदस्त तालियों के साथ उसका स्पिरिट बढ़ाया जाए, और आने वाले दिन में कोई एक तारीख तय करके मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। हम तमाम लोग मिलकर पूरे सम्मान के साथ इस मुल्क की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी दलित नेताओं को, सभी आदिवासी ओबीसी नेताओं को एक दिन हमारे बीच धरने में बैठने का आमंत्रण देते हैं, और फिर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। अब तमाम साथियों का शुक्रिया इसलिए भी कि मैं तो 100 दिन के बाद आया हूँ, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने रितु का अब तक समर्थन किया है। मैं बहुत से वीडियोस इन दिनों में देखता रहा। लक्ष्मण यादव जी यहाँ पर आए, डॉक्टर वकील भानु प्रसाद जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे, प्राचार्य साहब तो लगातार यहीं पर रहते हैं। आप तमाम लोगों की बदौलत ये 108 दिन का ये आंदोलन, ये धरना जीवित रहा है। आप तमाम लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ, नील सलाम कहता हूँ, जय भीम कहता हूँ, और तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे यार। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। डरना किसके बाप से है? ये सारी इस मुल्क में जितनी भी जमीन है ना, वो सारी जमीनों का इस दिन में बंटवारा होना चाहिए। सारे संसाधनों के ऊपर ये दलित, आदिवासी, ओबीसी कौन है? वो सारे मजदूर हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या पार्लियामेंट का मकान हो, ये गुजरात की विधानसभा का मकान हो, किसी दलित आदिवासी के खून और पसीने से बाहर, यही इस मुल्क के असली मालिक है। इन मालिक को एक दिन जीत होगी, उस उम्मीद के साथ जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।